वेलकम टू एनसीईआरटी क्लासरूम्स। कैसे हैं आप सभी? आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे। तो आज की क्लास में हमारा जो चैप्टर शुरू होने वाला है वो है ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 1 रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट। सो यहाँ पर आप चैप्टर का नाम देख सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं इसकी रीडिंग को। रीडिंग से पहले मैंने आपको पहले भी एक बार डिस्कस किया था कि अगर आप चैप्टर को पढ़ना चाहते हैं तो चैप्टर के नेम को आप डिस्क्राइब कर सकते हैं। तो चैप्टर का नेम है आपका रिसोर्सेज। रिसोर्सेज का मतलब क्या होता है? रिसोर्सेज का मतलब ये है कि हर वो चीज़ जो आपकी नीड को पूरी कर पाएगी वो रिसोर्स कहलाता है। यानी जो प्रकृति में जितनी भी चीज़ें हैं या प्रकृति में हो या फिर मैनमेड हो, कुछ भी है, अगर हर वो चीज़ जो आपकी नीड को पूरा कर पाए वो आपके लिए रिसोर्स कहलाएगा। सो रिसोर्सेज का डेवलपमेंट का क्या अपना एक रोल है उसको इस चैप्टर में हम देखने वाले हैं। पहले तो रिसोर्सेज को ही हम यहाँ पे डिस्क्राइब करेंगे अच्छे से। तो यहाँ पर शुरू करते हैं रीडिंग को। तो थोड़ा सा मैं जूम कर लेती हूँ इसे। तो यू कैन सी everything available in our environment which can be used to satisfy our needs provided it is technologically accessible, economically feasible and culturally acceptable can term the resources। यानी हर वो चीज़ हमारे सराउंडिंग में, हर वो चीज़ जो अवेलेबल है, जो हमारी नीड को सेटिफाई कर पाए, जो हमें प्रोवाइड की गई है, जो टेक्नोलॉजिकली भी उस पर काम किया जा सके, इकोनॉमिकली जो हमारे लिए यूज़फुल हो और कल्चरली हमने उसको एक्सेप्ट कर लिया हो, वो सारी चीज़ रिसोर्सेज कहलाती हैं। तो आई होप कि आपको ये ठीक से पता चल गया होगा। आप देख सकते हैं एक ह्यूमन बीइंग जो है इस तरह के एनवायरनमेंट से आपका घिरा हुआ है। एक ह्यूमन बीइंग आपका इस तरह के एनवायरनमेंट से घिरा हुआ है। यहाँ जितने भी रिसोर्सेज उसको मिल रहे हैं टेक्नोलॉजिकली वो यूज़फुल होने चाहिए। इंस्टीट्यूशंस, नेचर, इन सब से जो है याद मनुष्य घिरा हुआ है। सॉरी आगे है आपका द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ थिंग अवेलेबल इन अवर एनवायरनमेंट इन्वॉल्व एंड द इंटरेक्टिव रिलेशन बिटवीन नेचर, टेक्नोलॉजी एंड इंस्टीट्यूशन। तो जितनी भी हमारे एनवायरनमेंट में जितनी भी थिंग्स अवेलेबल हैं उन सभी को ट्रांसफॉर्म करने की जो प्रोसेस होती है, उन सभी को ट्रांसफॉर्म करने की जो प्रोसेस होती है उसमें देखा जाए तो इन्वॉल्व एन इंटरेक्टिव रिलेशन, उनमें आपस में एक रिलेशन बनता है। ठीक है, तो जैसे कि नेचर है, टेक्नोलॉजी है और इंस्टीट्यूशंस है, ये तीनों चीज़ मिलकर जो है किसी भी एनवायरनमेंट में अवेलेबल किसी भी थिंग को ट्रांसफॉर्म करने में हेल्प करती हैं। सो ह्यूमन बीइंग जो है क्या है? ह्यूमन बीइंग एक इंटरेक्टिव का काम करता है नेचर और टेक्नोलॉजी के बीच में। यानी कि ह्यूमन बीइंग की वजह से ही जो है नेचर और टेक्नोलॉजी का आपस में रिलेशन बन पाता है या और इंस्टीट्यूशन से रिलेशन बन पाता है, और तब हम उसको रिसोर्स को जो है इकोनॉमिकली जो है उसको यूज़ करते हैं, इकोनॉमिक डेवलपमेंट करते हैं उन सभी चीज़ों से जब इंसान जो है अपना रोल निभाता है। ठीक है, डू यू थिंक दैट द रिसोर्सेज आर फ्री गिफ्ट ऑफ नेचर एज एज्यूम बाय मैनी? तो आपने ज़्यादातर लोगों से सुना होगा कि जो रिसोर्सेज होते हैं वो फ्री गिफ्ट बाय नेचर हैं। ठीक है, तो नेचर से दे आर नॉट। रिसोर्सेज आर द फंक्शन ऑफ द ह्यूमन एक्टिविटी। तो इनका कहना है कि जो रिसोर्सेज है वो ह्यूमन एक्टिविटी का फंक्शन है। ह्यूमन बीइंग देमसेल्फ आर द एसेंशियल कंपोनेंट ऑफ रिसोर्स। यहाँ तक कि जो ह्यूमन बीइंग है वो रिसोर्सेज का जो है एक एसेंशियल कंपोनेंट माना जाता है। दे ट्रांसफॉर्म, क्यों? क्योंकि जो इंसान होता है वही जो मटेरियल उसके आसपास में एनवायरनमेंट में जो अवेलेबल होते हैं उनको वो ट्रांसफॉर्म करके यूज़फुल बना सकता है। इंसान के बिना कुछ भी नहीं है, तो इंसान भी एक यूज़फुल रिसोर्स है यहाँ पर। सो यहाँ पर हम जितने भी रिसोर्सेज हैं उनको क्लासीफाई करके देखते हैं कि जितने भी हमारे सराउंडिंग में रिसोर्सेज मौजूद हैं वो कितने तरह के रिसोर्सेज होते हैं। ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि यहाँ हर लाइन से आपको जो है एक MCQ, एक 1 मार्क का या 2 मार्क का जो क्वेश्चन है वो आपको यहाँ पे बन के आता है। तो यहाँ आप देख सकते हैं सबसे पहला जो आपको दिया हुआ है क्लासिफिकेशन में वो है ऑन द बेसिस ऑफ ऑरिजिन। तो ऑरिजिन का मतलब होता है उत्पत्ति के आधार पर रिसोर्सेज कितने टाइप के होते हैं। उत्पत्ति यानी कि कैसे बने, मतलब वो कैसे किस आधार पे बने हुए हैं। ठीक है, तो बस आप पूरे
वो दुनिया में जितने भी रिसोर्सेज पाए जाते हैं, अगर उनको आप सभी चीज़ों को भूल कर केवल आप ये सोचें कि वो किस आधार पे बने हुए हैं, ओरिजिन कैसे हुई, उनकी उत्पत्ति कैसे हुई है, तो आप खुद से पहचान पाएंगे उत्पत्ति के आधार पे, यानी कि ओरिजिन के आधार पर। जो रिसोर्सेज होते हैं वो 2 टाइप के होते हैं, एक तो बायोटिक होते हैं, एक अबायोटिक होते हैं, जिनको हम जो है यहाँ पे सजीव और निर्जीव भी बोलते हैं। यानी कि जिनमें लाइफ होती है, जो लिविंग होते हैं वो बायोटिक में आते हैं, जो नॉन लिविंग्स होते हैं वो सारे जो हैं आपके अबायोटिक में आते हैं। तो आप अपने सराउंडिंग में बस अभी पूरे के जितने भी रिसोर्सेज मौजूद हैं उन सबको केवल 2 बेसिस पर आप जो है डिवाइड करके देखिए कि आपके खुद के सराउंडिंग में अभी आप जहाँ बैठे होंगे वहाँ पर केवल 2 टाइप की जो हैं रिसोर्सेज होंगे। या तो ऐसे हैं जिनमें जान है, जैसे कि आपका खुद का कोई आपके खुद के जो फैमिली मेम्बर्स हैं वो ह्यूमन बीइंग हो गए, आपको कोई पैट है वो हो गया, आपके आसपास में पेड़ पौधे हैं वो हो गए हैं, तो आप जो है बायोटिक चीज़ों से भी घिरे हुए हैं। इसके अलावा कुछ अबायोटिक चीज़ों से भी आप घिरे हुए हैं, यानी कि जैसे जिस रूम में आप बैठे हैं उस रूम में आपकी थिंग्स रखी हैं, है ना, जिनमें जो नॉन लिविंग्स हैं, आपके पेन पेंसिल, आप किसी फ़ैन के नीचे बैठे हैं, तो वो सारी चीज़ें आपकी बायोटिक है। यानी कि अभी आप एक जस्ट अपने जहाँ आप बैठे हैं वहाँ पर भी आप 2 ही तरीके के आप जो है रिसोर्सेज से घिरे हुए हैं। तो इस आधार पर जो है आप इसको क्लासीफाई कर सकते हैं। दूसरा है आपका एग्जॉस्टिबिलिटी के आधार पे, ऑन द बेसिस ऑफ एग्जॉस्टिबिलिटी रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल। तो यहाँ पर रिन्यू का मतलब होता है जो आपको यूज़ करने के बाद भी रिन्यू होकर मिलते रहते हैं, यानी कि अनलिमिटेड है, और इनके जो रिन्यू होने का जो प्रोसेस है, रिकवर होने का जो प्रोसेस है वो बहुत ही मतलब इजी है, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होती इनको यूज़ करते समय, और ये अनलिमिटेड भी है। तो बहुत सारी चीज़ों को आप कनेक्ट करके यहाँ पे अपने लिए बना सकते हैं। दूसरा आपका नॉन रिन्यू होता है, यानी कि कहीं ना कहीं इनमें रिन्यू होने की जो क्षमता या तो कम है या फिर ना के बराबर है, यानी कि या तो ये अनलिमिटेड लिमिटेड है, इनका जो स्टॉक है वो कम है, और इस तरीके से जो है ये आपको इसीलिए बहुत केयरफुली यूज़ करने होते हैं। फिर तीसरा वाला जो है आपका वो है आपकी ऑनरशिप के आधार पे। अब मैंने बोला कि हर एक को पढ़ने से पहले आप ये भूल जाइए कि बाकी कुछ है। अभी आप जो है पूरी दुनिया में जो रिसोर्सेज पाए गए हैं उनको केवल आप 4 आधार पर अगर बांट कर देखें ऑनरशिप के आधार पे, तो ऑनरशिप के आधार पर केवल 4 टाइप्स के ही आपके रिसोर्सेज हैं। आप अपने शुरू कीजिए अपनी खुद की पर्सनल थिंग्स से, ठीक है। पर्सनल थिंग्स का मतलब है कि अगर आप सबसे पहले शुरू करें अपनी चीज़ों से, तो एक इंडिविजुअल की जो चीज़ें होती हैं उसकी इंडिविजुअल रिसोर्स कहलाती है। जैसे आपका खुद का पेन, आपकी खुद की गाड़ी, खुद का जो घर है, जो भी आपकी खुद की पर्सनल चीज़ें हैं वो आपकी इंडिविजुअल में आती हैं। इसके अलावा जो अगला है आपका, अब अपने से बाहर निकलिए। अपने से बाहर निकल के इंसान इंडिविजुअल जब होता है तो वो उसकी चीज़ें भी इंडिविजुअल रिसोर्स कहलाती हैं। बट जब धीरे धीरे कई लोग मिलकर एक कम्युनिटी तैयार करते हैं, कोई गांव में रहता है, कोई कस्बों में रहता है, तो उस कम्युनिटी में पाए जाने वाले जो रिसोर्सेज होते हैं वो कम्युनिटी रिसोर्स बन जाते हैं। जैसे कि आप किसी विलेज एरिया में रहते हैं और आपने जो है अपनी सुविधा के लिए विलेज एरिया में बच्चों के लिए पार्क बनवा लिया है, ठीक है, या फिर जो है आपने बच्चों के लिए पार्क बनवा लिया, जो है पार्क बनवा लिया, या फिर आपने पार्किंग बनवा ली है, तो इस तरह की चीज़ें जो है आपने पोंड बनवा लिया है, तो इस तरह की चीज़ें जो है आपकी कम्युनिटी रिसोर्स में आती हैं। फिर आप जो है ग्रुप से निकलिए, ग्रुप से निकल के कम्युनिटी से निकल के आप देश के अंदर आइए, तो वहाँ आप जिस नेशन में आप रहते हैं वहाँ पर वो नेशनल रिसोर्स कहलाते हैं आपके। फिर आपके जो है इंटरनेशनल रिसोर्सेज कहलाते हैं, ठीक है। आप वर्ल्ड लेवल तक अगर आप जाएंगे तो वो रिसोर्सेज आपके इंटरनेशनल रिसोर्सेज कहलाते हैं। फिर है आपका यहाँ पर अब आप बाकी सारी चीज़ों को भूल जाइए। तो यहाँ पर डेवलपमेंट के आधार पे आप अगर हम आए तो पोटेंशियल है, डेवलप रिसोर्सेज है और रिजर्व रिसोर्सेज हैं, और इसके अलावा जो है स्टॉक भी है, ठीक है। तो इनमें भी काफ़ी डिफरेंस है यहाँ पर। अभी आप देख लेते हैं, यहाँ पर इस टेबल को भी अच्छे से देख सकते हैं आप। यहाँ रिसोर्सेज है, इनका क्लासिफिकेशन है। रिसोर्सेज 2 टाइप के दिए हुए हैं, नेचुरल रिसोर्सेज हैं, ह्यूमन है। और नेचुरल में भी आप देख सकते हैं, नेचुरल में रिन्यूएबल है, नॉन रिन्यूएबल, पूरे नेचर में यही पाए जाते हैं। और जैसे कि अभी हमने ऊपर भी पढ़ा था कि जो रिन्यूएबल है वो भी 2 टाइप के, कंटिन्यूस, क्योंकि ये आपको कंटिन्यूस मिलते हैं, अनलिमिटेड है। कंटिन्यूस मिलने के बाद में तो ये तो अनलिमिटेड है, इस वजह से आपको कंटिन्यूस मिल रहे हैं। कुछ ऐसे भी रिन्यूएबल हैं जो बायोलॉजिकल बेसिस पर जो है वो आपको रिन्यू होकर मिल जाते हैं।
जैसे कि अगर हम बात करें हमारे नेचुरल वेजिटेशन की, तो बायोलॉजिकल प्रोसेस की वजह से ये रिन्यू होते रहते हैं। जैसे कि पेड़ के अपने छोटे छोटे बेबी प्लांट आते हैं, फिर वो बड़े होते हैं, तो ये रिन्यू होते रहते हैं, ठीक है। ऐसे ही हमारा जो वाइल्ड लाइफ है, वाइल्ड लाइफ में भी जो हमारी बायोलॉजिकल प्रोसेस है उसके थ्रू जो है ये भी वाइल्ड लाइफ भी हमारी आगे की जनरेशन में आती रहती है और रिन्यू होती रहती है। तो ये पूरे जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं ये आपके एग्जांपल में आते हैं कि जो विंड है, जो वाटर है, ये कौन से रिसोर्सेज में आते हैं, या फिर जो आपके वाइल्ड लाइफ है, जो मेजर क्लासिफिकेशन है वो तो आपका रिन्यूएबल है, बाकी नेचुरल भी है, लेकिन ये जो है आपके रिन्यूएबल की कौन सी वाली कैटेगरी में आते हैं, बायोलॉजिकल रिन्यूएबल रिसोर्सेज में आते हैं, ठीक है। अभी नॉन रिन्यू में अगर हम आए तो नॉन रिन्यूएबल में जो है आपका एक तो वो है क्योंकि लिमिटेड है, तो या तो लिमिटेड होने की वजह से इनको हम केवल रिसाइकल कर सकते हैं, तो वो सभी मेटल जिनको रिसाइकिल किया जा सकता है वो नॉन रिन्यू में आते हैं। इसके अलावा हमारे फॉसिल फ्यूल्स तो जो है आपके फॉसिल फ्यूल्स नॉन रिसाइकलेबल हैं, इसीलिए ये भी नॉन रिन्यू में आते हैं, ठीक है, बिकॉज ये जो है लिमिटेड इन पावर, लिमिटेड इन नेचर। सो ह्यूमन रिसोर्सेज में जाहिर सी बात है आपके द्वारा बनाए गए जितने भी स्ट्रक्चर्स हैं, इंस्टीट्यूशंस हैं, स्कूल्स हैं, हॉस्पिटल्स हैं, वो सब आपके जो हैं ह्यूमन रिसोर्सेज में आते हैं। फिर है आपका क्वांटिटी एंड क्वालिटी वाइज जो रिसोर्सेज होते हैं वो भी ह्यूमन के ऊपर डिपेंड करती है, तो वो ह्यूमन रिसोर्स बन जाते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं हम डेवलपमेंट ऑफ द रिसोर्सेज। रिसोर्सेज आर द वाइटल फॉर ह्यूमन सर्वाइवल एज वेल फॉर द मेंटेनिंग द क्वालिटी ऑफ लाइफ। तो रिसोर्सेज का जो है ह्यूमन के सर्वाइवल में बहुत बड़ा रोल होता है, यानी कि इंसान जो है रिसोर्सेज के बिना अपने आप को सोच भी नहीं सकता है। तो जो ह्यूमन बीइंग है, ह्यूमन बीइंग सर्वाइव ही रिसोर्सेज के आधार पे करता है, अपनी लाइफ की क्वालिटी को मेंटेन रखता है। इट वॉज बिलीव दैट द रिसोर्सेज आर फ्री गिफ्ट ऑफ नेचर, एज रिजल्ट ह्यूमन बीइंग यूज दैम द इनडिस्क्रिमिनेटली एंड दिस हैड लीड टू द फॉलोइंग मेजर प्रॉब्लम्स। सो हमें तो यही लगता है ना कि जो रिसोर्सेज हैं वो फ्री गिफ्ट ऑफ नेचर हैं, तो रिज़ल्ट यही हुआ कि जो ह्यूमन बीइंग है उसने उसको अंधाधुंध यूज़ कर दिया है, मतलब उसने सोचा ही नहीं कि इनको कितने हिसाब से यूज़ करना होगा, जिससे बहुत सारी प्रॉब्लम्स जो हैं, मेजर प्रॉब्लम्स हमें फेस करनी पड़ रही हैं। सबसे पहले तो क्या है कि जो डिप्लेशन ऑफ, तो ये जो मैं आपको पढ़ा रही हूँ यहाँ से एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन भी आपका बनता है। तो ये आपका जो डिप्लेशन ऑफ रिसोर्सेज फॉर सेटिफाइंग द ग्रीड ऑफ फ्यू इंडिविजुअल्स, समस्या सबसे पहले ये हुई है कि जो इंडिविजुअल्स हैं उनके, कुछ इंडिविजुअल्स के जो लालच है वो इतने ज़्यादा बढ़ गए हैं कि जो रिसोर्सेज है ना बस उन्हीं को सेटिफाई करने में यूज़ किए जा रहे हैं, जिससे रिसोर्सेज का डिप्लेशन हो रहा है। क्योंकि यूज़ करने के लिए कम नहीं है रिसोर्सेज, लेकिन अगर हम जो है रिसोर्सेज को ग्रीड के लिए यूज़ करेंगे तो वो डिप्लेशन में ही आते हैं, ठीक है। फिर है आपका यहाँ पे एक्यूमुलेशन ऑफ रिसोर्सेज इन फ्यू हैंड विच इज टर्न डिवाइड द सोसाइटी इनटू टू सेगमेंट, हाव्स एंड हैव नॉट्स ऑफ रिच एंड पुअर्स। यानी कि जो रिसोर्सेज हैं वो केवल कुछ ही हाथों में पावर्स में आकर रह गए हैं, जिसकी वजह से जो सोसाइटी है ना वो डिवाइड हो गई। आपकी सोसाइटी जो है रिच एंड पुअर में डिवाइड हो गई है, टू सेगमेंट्स हो गए हैं इसके। यानी कि जिनके पास ज़्यादा रिसोर्सेज, जिन्होंने पावरफुल लोगों ने हथिया लिए हैं वो रिच हो गए हैं, और जो नहीं हथिया पाए हैं या फिर जो केवल यूज़ अपने हिसाब से करते हैं वो पुअर रह गए हैं। अब यहाँ पर है इनडिस्क्रिमिनेट एक्सप्लॉयटेशन ऑफ रिसोर्सेज हैज़ लीड टू ग्लोबल इकोलॉजिकल क्राइसिस सच एज द ग्लोबल वार्मिंग, ओजोन लेयर डिप्लेशन, एनवायरमेंटल पॉल्यूशन एंड लैंड डिग्रेडेशन। इसके अलावा जो हम अंधाधुंध जो एक्सप्लॉयटेशन कर रहे हैं रिसोर्सेज का, इससे ग्लोबल प्रॉब्लम भी आई है, क्राइसिस आई है, जिससे ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है, ओजोन लेयर को नुकसान हो रहा है, एनवायरमेंट में पॉल्यूशन हो रहा है और लैंड का भी डिग्रेडेशन हो रहा है। अब बात करते हैं हम अपने सस्टेनेबल डेवलपमेंट की, ये भी इम्पॉर्टेंट है, यहाँ से भी आपको क्वेश्चन बनता है आखिरकार सस्टेनेबल डेवलपमेंट है क्या। जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट होता है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट होता है, यहाँ इसका मतलब होता है कि डेवलपमेंट शुड बी टेक प्लेस विदाउट डैमेजिंग द एनवायरनमेंट, कि हमें डेवलपमेंट तो करना चाहिए बट उसके लिए हमें एनवायरनमेंट को डैमेज नहीं करना चाहिए, एंड डेवलपमेंट इन द प्रेजेंट शुड नॉट कॉम्प्रोमाइज़ विद द नीड्स ऑफ द फ्यूचर जनरेशन। लेकिन ऐसा नहीं है कि आप डेवलपमेंट करने के लिए इतना सोच समझ के लग जाए काम करने कि ये प्रेजेंट के लिए आप कॉम्प्रोमाइज़ करने लग जाए। नहीं, हम लोगों को प्रेजेंट के साथ भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना है, साथ में फ्यूचर जनरेशन के लिए भी हमें सोचना है। तो बहुत समझदारी से हमें ये काम करना होगा।
बात करते हैं हम यहाँ पे रियो डी जनेरो अर्थ समिट 1992 की। इसकी डेट को याद रखना है, ये कहाँ पे हुआ था वो भी याद रखना है, कब हुआ था, जून में हुआ था, कितने स्टेट्स ने इसमें पार्टिसिपेट किया था वो भी आपको याद रखना है, और ये मीटिंग हुई थी आपकी कहाँ, ब्राज़ील के रियो डी जनेरो में, तो वो भी आपको ध्यान रखनी है। ये एक फर्स्ट इंटरनेशनल अर्थ समिट थी, ये भी आपको ध्यान रखना है कि जो फर्स्ट इंटरनेशनल अर्थ समिट है वो कहाँ पे हुई थी, ये है द समिट वाज convened to addressing the urgent problem of environmental protection and the socio-economic development of the global level। अच्छा, इस समिट का जो मेन जो एम था वो यही था कि इसमें जो अर्जेंट प्रॉब्लम उस समय बढ़ चुकी थी, उन अर्जेंट प्रॉब्लम्स को इसमें जो है एनवायरनमेंट से जुड़ी जो प्रॉब्लम्स हैं उनकी प्रोटेक्शन के लिए काम करना है। प्रोटेक्शन के साथ साथ में अब एनवायरनमेंट बचाना है, तो इसका मतलब डेवलपमेंट को तो नहीं रोक सकते हैं, प्रोटेक्शन भी करनी है और इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी करना है ग्लोबल लेवल पे, तो उस पर हमें काम करना है। तो assembled leaders signed the declaration of global climate change and the biological diversity। तो यहाँ पर जितने भी लीडर्स या कंट्रीज़ मौजूद थे उन सभी ने जो है ग्लोबल क्लाइमेट चेंज और बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी के एग्रीमेंट पे जो है डिक्लेरेशन को उन्होंने साइन किया। द रियो कन्वेंशन एंडोर्स द ग्लोबल फॉरेस्ट प्रिंसिपल्स एंड अडॉप्टेड 21 एजेंडा। तो कुल मिला के इसमें जो है कुछ फॉरेस्ट प्रिंसिपल्स बनाए गए जिसको जो है 21 एजेंडा मानकर जो है अडॉप्ट किया गया। अचीविंग्स सस्टेनेबल डेवलपमेंट इन 21st सेंचुरी, ऐसा इसलिए किया गया ताकि 21st सेंचुरी में जो डेवलपमेंट हो वो सस्टेनेबल तौर पे किया जाए। आखिरकार एजेंडा 21 से है क्या, ये एक डिक्लेरेशन है जो कि वर्ल्ड लीडर्स के द्वारा 92 में साइन किया गया था, यानी जितने भी स्टेट्स वहाँ पहुँचे थे, कंट्रीज़ वहाँ पहुँचे थे, उन सभी ने जिस एग्रीमेंट पे साइन किया उसी को एजेंडा 21 का हम डिक्लेरेशन बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर यूनाइटेड नेशन ऑफ कॉन्फ्रेंस यानी कि जो है यूनिसेड में इसको किया गया था, विच टू प्लेस द रियो डी जनेरो, ये ब्राज़ील रियो डी जनेरो में हुआ था। इसका जो मेन मकसद है, जो एम है इसका, अचीविंग ग्लोबल सस्टेनेबल डेवलपमेंट, इसका मेन मकसद है कि ग्लोबल सस्टेनेबल डेवलपमेंट को अचीव करना है। इट इज़ एन एजेंडा टू combat environmental damage, poverty, disease through global cooperation और common interest। तो यहाँ पर जो काम करना है वो यही था। इस एजेंडा के तहत यहाँ पर हमें एनवायरनमेंट को डैमेज होने से बचाना है, गरीबी पे काम करना है, डिजीज़ पे काम करना है जो ग्लोबल लेवल पे फैल रही हैं, और हमें यहाँ कॉपरेशन के साथ काम करना है, कॉमन इंटरेस्ट पे काम करना है, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग करते हुए हमें जो है अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को आपस में शेयर करना होगा, मिल बांट के काम करना होगा। मेजर जो ऑब्जेक्टिव्स हैं एजेंडा 21 के, वो हर लोकल गवर्नमेंट को जो है अपने यहाँ पर जब अप्लाई करने होंगे तो अपने अपने भी लोकल एजेंडा 21 को उनको रेडी करना होगा। ये पूरा एजेंडा 21 का मेन मकसद था। ठीक है, अब बात करते हैं रिसोर्सेज प्लानिंग की। सो यहाँ पर जो रिसोर्स प्लानिंग है उसका क्या मतलब है, देखिए प्लानिंग हम क्यों करते हैं। प्लानिंग का मतलब ये है कि अगर हमें कोई भी काम अच्छे से करना है, या हमें मतलब अगर हम रिसोर्सेज पे काम कर रहे हैं तो हमें रिसोर्सेज को बहुत अच्छे से यूज़ करना है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट के हिसाब से काम करना है। तो देखो, किसी भी काम को अगर हम अच्छा करना चाहते हैं तो उसके लिए हमें प्लानिंग करनी होती है। क्यों करना चाहते हैं प्लानिंग, क्योंकि हम ये चाहते हैं कि कम से कम नुकसान में हमारी ज़्यादा से ज़्यादा नीड पूरी हो जाए, यानी कि कम से कम उसमें जो है हमारी नीड्स पूरी हो जाए। सो यहाँ पर जो है प्लानिंग का मतलब क्या है, प्लानिंग एक वाइडली एक्सेप्टेबल स्ट्रेटजी होती है जिसमें हम रिसोर्सेज को जुडिशियल तरीके से यूज़ करना सीखते हैं। तो यहाँ पर इट हैज़ मतलब सीखते क्या है, मतलब हम लोग प्लानिंग करते हैं कि रिसोर्सेज को हमें कैसे यूज़ करना है। इट हैज़ इंपॉर्टेंस इन कंट्री लाइक इंडिया, क्योंकि भारत जैसे देश के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। विच हैज़ एनॉर्मस डाइवर्सिटी इन द अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज, देयर आर रीजन विच आर रिच इन सर्टेन टाइप ऑफ रिसोर्सेज बट डिफिशिएंट इन द सम अदर। क्योंकि भारत एक ऐसा देश है जहाँ पर रिसोर्सेज अवेलेबल तो है लेकिन डाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा है, यानी कि भारत के कुछ क्षेत्र जो है यहाँ ऐसे हैं जहाँ पर बहुत ज़्यादा मात्रा में रिसोर्सेज पाए जाते हैं, बट कहीं कहीं पर यहाँ उन्हीं रिसोर्सेज की डेफिशिएंसी देखने को मिलती है। ठीक है, आगे चलते हैं हम यहाँ पर। देयर आर सम रीजन विच कैन बी कंसीडर सेल्फ सफिशिएंट इन टर्म the availability of resources and there are some region which have acute shortage of some vital resources। तो यहाँ कुछ ऐसे भी क्षेत्र हैं जहाँ पर कुछ खास रिसोर्सेज के लिए जो भी अवेलेबल रिसोर्सेज हैं उनके आधार पर जो भी जगहें हैं, रीजन है, वो सेल्फ सफिशिएंट भी हैं। वहीं पर कुछ ऐसे भी हमारे रीजन्स हैं जहाँ पर सेल्फ सफिशिएंट की तो बहुत दूर की बात है, वहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट रिसोर्सेज की शॉर्टेज भी है। फॉर एग्ज़ाम्पल आप देख सकते हैं द स्टेट ऑफ द झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश,
जो है ये मिनरल्स रिसोर्सेज में, कोयले के रिसोर्सेज में, इन सारी चीज़ों में जो है काफ़ी रिच है। वहीं पर अगर हम देखें कि जो अरुणाचल प्रदेश है वहाँ पर पानी बहुत ज़्यादा है, बट वहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की बहुत ज़्यादा कमी है। राजस्थान में देखिए तो वहाँ पर जो है सोलर विंड एनर्जी काफ़ी ज़्यादा है, बट वहाँ वाटर रिसोर्सेज बहुत कम है। सो यहाँ अगर हम कोल्ड वाले लद्दाख में देखें तो यहाँ पर जो कि पूरा आइसोलेट है, हमारे कंट्री में अलग पड़ता है बिल्कुल, ये कल्चरल हेरिटेज में बहुत रिच है, बट यहाँ पर पानी की कमी है, इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है, कुछ मिनरल्स की भी कमी है। तो कुल मिला के जो है कोल फॉर बैलेंस द रिसोर्सेज प्लानिंग इज नेशनल, स्टेट, रीजन एंड लोकल लेवल इम्पॉर्टेंट। तो यहाँ पर इस चीज़ के लिए हमें अगर बैलेंस बनाना है, क्योंकि रिसोर्सेज की नीड सभी लेवल पे, सभी जगहों पर, सभी रीजन्स को होती है, तो ऐसे में बैलेंस बनाने के लिए ज़रूरी है कि जो प्लानिंग है वो प्लानिंग की जाए ताकि नेशनल, स्टेट, रीजन या फिर लोकल लेवल तक सभी को रिसोर्सेज प्रॉपर मिल जाए। तो भारत में अगर हम रिसोर्स प्लानिंग की बात करें तो भारत में जो रिसोर्स प्लानिंग करते हैं हम, वो बहुत ही कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है, क्योंकि जैसे मैंने बताया कि भारत में बहुत डिफरेंट तरीके से जो है रीजन में आपके रिसोर्सेज पाए जाते हैं। जैसे कि अगर हम बात करें कि भारत के अंदर जब हम प्लानिंग करते हैं तो सबसे पहली जो हमारी प्रोसेस होती है प्लानिंग की, वो शुरू कहाँ से होती है, तो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट है। इसीलिए आप इसको क्वेश्चन के हिसाब से भी पढ़ें जो मैं अभी आपको पढ़ाने वाली हूँ, और सीक्वेंस में आप इसको पढ़ें, ठीक है। तो पहले क्या होता है कि जब हम इंडिया में अपनी जो प्लानिंग करते हैं तो पहले हम आइडेंटिफिकेशन करते हैं, इन्वेंट करते हैं कि कौन कौन से रिसोर्सेज किसकी रीजन में पाए जाते हैं कंट्री के अंदर। उसके लिए हम सर्वे करते हैं, उसके लिए हम मैपिंग करते हैं, और हम क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव भी उनका पता लगाते हैं, मेजरमेंट करते हैं रिसोर्सेज का कि कितनी मात्रा में किस किस क्वालिटी का रिसोर्स किस क्षेत्र में पाया जाता है। इसके अलावा जो है इन्वॉल्विंग द प्लानिंग स्ट्रक्चर एडॉप्टेड विद द अप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी, फिर हम उस प्लानिंग में अपना जो टेक्नोलॉजिकल जो भी हम स्ट्रक्चर तैयार करते हैं, स्किल और इंस्टीट्यूशनल सेटअप करते हैं, उसको हम जो है यहाँ पे रेडी करते हैं कि उस रिसोर्स पर हम किस तरह की टेक्नोलॉजी से काम करेंगे, ठीक है, ताकि उसको इम्प्लीमेंट किया जा सके डेवलपमेंट प्लान में। फिर हमने जो भी किया होता है, जो भी हमारे फर्स्ट और सेकंड स्टेप है, हम उनको मैच करते हैं कि जो टेक्नोलॉजी है वो रिसोर्स के डेवलपमेंट में यूज़ हो भी रही है या फिर काम कर भी पाएगी, नहीं कर पाएगी नेशनल डेवलपमेंट में काम, तो ये प्लान पूरा कर पाएगा, नहीं कर पाएगा जो हम बना रहे हैं। तो फिर मैच करने के बाद ही जो है हम उसको फिर आगे इम्प्लीमेंट करते हैं। तो इंडिया हैज़ मेड कलेक्टेड एफर्ट फॉर द अचीविंग गोल रिसोर्सेज प्लानिंग राइट फ्रॉम द फर्स्ट 5 ईयर प्लान। तो भारत ने अपना जो मेन कंसर्न था, वो एफ़र्ट था, वो अचीव मतलब एफ़र्ट लगाया था इस गोल को अचीव करने में कि अपने 5 ईयर प्लान की हम लोग रिसोर्स प्लानिंग बहुत अच्छे से करके डेवलपमेंट करेंगे। इसके लिए भारत सरकार ने फर्स्ट 5 ईयर प्लान में को भी लॉन्च किया था इंडिपेंडेंस के बाद में। अब है आपका कि जो अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज है वो बहुत ज़रूरी भी है डेवलपमेंट करने के लिए किसी भी क्षेत्र के, बट अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज इन एब्सेंस ऑफ द कॉरस्पॉन्डिंग चेंजेस इन द टेक्नोलॉजी एंड द इंस्टीट्यूशन में हाइडर डेवलपमेंट। कई जगहों पे क्या होता है कि रिसोर्सेज बहुत ज़्यादा है, पर वहाँ पे अच्छे खासे रिसोर्सेज होने के बाद भी टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूशंस की कमी है, जिसकी वजह से उनका जो डेवलपमेंट है वो बहुत ज़्यादा पिछड़ जाता है, ठीक है। तो देयर आर मैनी रीजन इन अवर कंट्री दैट आर रिच इन रिसोर्सेज। तो ऐसे बहुत सारे रीजन हैं हमारे यहाँ पर जो कि रिसोर्सेज में तो काफ़ी रिच हैं, बट यहाँ पर क्या है, बट ये जो एरियाज़ है हमारे दीज आर इंक्लूडेड द इकोनॉमिकली बैकवर्ड, लेकिन ये इकोनॉमिकली बैकवर्ड रीजन है क्योंकि यहाँ पर टेक्नोलॉजी की कमी है। इन द कंट्री देर आर सम रीजन विच आर पुअर रिसोर्सेज बट दे आर इकोनॉमिकली डेवलप्ड। तो यहाँ पर ऐसे भी कंट्री के अंदर हमारे ऐसे भी क्षेत्र हैं जहाँ पर रिसोर्सेज बहुत कम है, लेकिन वहाँ उन्होंने जो है डेवलपमेंट बहुत अच्छे तरीके से कर लिया है कम रिसोर्सेज पर भी। तो आई होप कि आपको आज का टॉपिक बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग जो है इस चैप्टर से जुड़ी हुई किसी भी चीज़ को आप मतलब स्किप नहीं करेंगे, आप बहुत केयरफुली इस चीज़ को रीड करेंगे। मेरे साथ में आप बुक लेकर बैठें, अपनी पेंसिल लेकर बैठें, आप MCQs बनाएं। अगर मेरे अलावा भी अगर कोई MCQ बन रहा है या फिर कोई इम्पॉर्टेंट चीज़ आपको इसमें नज़र आ रही है तो अपने तरीके से आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। आपके लिए उम्मीद करती हूँ कि ये जो मैंने वीडियो बनाया है या मैं जो भी पढ़ा रही हूँ आपको वो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा। अगर इसके अलावा भी आपको कुछ प्रॉब्लम आती है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। तो आज की वीडियो को यही विराम देते हैं, अगले दिन फिर इस चैप्टर को हम कंप्लीट करेंगे। गुड बाय एंड टेक केयर।